जब भी कोई बॉस्टन डायनामिक्स के किसी रोबोट को हवा में बैकफ्लिप मारते हुए देखता है, हाँ, वो वीडियोस तो इंटरनेट पर छाए रहते हैं। बिल्कुल, तो पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उस मशीन के अंदर कोई एक बहुत बड़ा दिमाग है जो उसे छलांग लगाने का निर्देश दे रहा है। एक सेंट्रल ब्रेन जैसा। हाँ, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। वहाँ कोई एक दिमाग होता ही नहीं है। सही कहा। असल में उस रोबोट के अंदर सैकड़ों छोटे-छोटे अंधे और बहरे प्रोग्राम्स होते हैं जो एक नेटवर्क के जरिए मिली सेकेंड्स के भीतर एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं, लगातार डेटा भेज रहे होते हैं। और यही आज का हमारा मुख्य विषय भी है। एकदम सही। तो आज की इस गहन चर्चा में हम फाउंडेशंस ऑफ रोबोटिक्स बिल्डिंग रॉस नोड्स विद पाइथन नामक लेख के अंशों को खंगालेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि रोबोटिक्स का ये पूरा नेटवर्क कैसे काम करता है, रॉस नाम की ये तकनीक असल में क्या है और पाइथन की मदद से रोबोट का पहला नोड कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जो कोई भी रोबोटिक्स सीखना चाहता है उसके लिए ये चर्चा एक बेहतरीन शुरुआत है। ये जटिल लगने वाली चीजों को आसान टुकड़ों में तोड़ देगी। ये एक बहुत ही सटीक चित्रण है। ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं, तकनीकी भाषा में इन्हें ही नोड्स कहा जाता है। हाँ, और जिस भाषा या नियमों के तहत वे बात करते हैं उसे व्यवस्थित करने का काम रॉस करता है। अक्सर नई तकनीक सीखते समय लोग सिंटैक्स या कमांड्स में उलझ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसके पीछे के क्यों और कैसे पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं, रॉस यानी रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, नाम ही इसका सबसे बड़ा धोखा है। मतलब जो कोई भी पहली बार ये नाम सुनता है तो ये सोचना स्वाभाविक है कि ये विंडोज या मैक जैसा ही कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। बिल्कुल, जो सीधा कंप्यूटर के हार्डवेयर को बूट करता होगा, है ना? नाम में ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से ये गलतफहमी बहुत आम है। हाँ। लेकिन तकनीकी स्तर पर देखा जाए तो रॉस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो फिर ये है क्या? ये असल में एक मिडलवेयर है, मतलब एक फ्रेमवर्क जो पहले से मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम, आमतौर पर लिनक्स, के ऊपर काम करता है। लिनक्स के ऊपर। हाँ, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को नहीं चलाता, बल्कि ये उन टूल्स, लाइब्रेरीज और प्रोटोकॉल्स का एक समूह है जो रोबोट के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या हम रॉस को लेगो ब्लॉक्स की तरह मान सकते हैं, जहां हमें शुरुआत से सब कुछ नहीं बनाना पड़ता, बल्कि हम बने बनाए ब्लॉक्स को जोड़कर अपना रोबोट तैयार कर सकते हैं? लेगो ब्लॉक्स वाली एनोलॉजी अच्छी है, लेकिन रोबोटिक्स के मामले में इसे एक हाई एंड रेस्टोरेंट की रसोई की तरह समझना ज्यादा बेहतर होगा। रसोई? वो कैसे? सोचिए, रसोई में हर किसी का काम एकदम बटा हुआ है। एक व्यक्ति सिर्फ सब्जियां काट रहा है, दूसरा सिर्फ ओवन का तापमान देख रहा है। और मुख्य शेफ उन्हें निर्देश दे रहा है। बिल्कुल। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरा अपना काम कैसे कर रहा है, बस उनके बीच का संवाद सही होना चाहिए। रॉस इसी सिद्धांत पर खड़ा है। मतलब मॉड्यूलैरिटी। हाँ, रोबोटिक्स में एक प्रोग्राम कैमरा से इमेज ले रहा होता है, दूसरा मोटरों को घुमा रहा होता है। अगर ये सब एक ही बड़े प्रोग्राम में लिखे जाएं, तो एक छोटी सी गलती से पूरा रोबोट क्रैश हो जाएगा। एकदम सही। रॉस डेवलपर्स को आजादी देता है कि वे सब्जी काटने वाले यानी कैमरा सेंसर के लिए एक अलग नोड लिखें और ओवन यानी मोटर के लिए एक अलग नोड। इसे ही मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। अरे वाह! और इसका एक बहुत बड़ा फायदा कोड रीयूज भी होगा, है ना? बिल्कुल। मतलब अगर किसी और रेस्टोरेंट के शेफ ने एक बेहतरीन टमाटर सूप की रेसिपी, मेरा मतलब है नेविगेशन कोड, बना ली है, तो कोई भी उसे सीधे अपने रोबोट में इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, उसे शून्य से शुरू करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हाँ, बताइए। दिलचस्प बात यह है कि रॉस सिर्फ कोड लिखने और उसे जोड़ने तक सीमित नहीं है। इसका सबसे शक्तिशाली पहलू इसका सिम्युलेशन इकोसिस्टम है। सिम्युलेशन मतलब असली रोबोट पर नहीं? हाँ, असल दुनिया में हार्डवेयर पर सीधे नया कोड रन करने में बहुत जोखिम है। अगर एक भी कैलकुलेशन गलत हुई तो लाखों रुपए का रोबोट दीवार से टकराकर टूट सकता है। बिल्कुल। इसीलिए भौतिक रूप से कोड का परीक्षण करने से पहले एक आभासी दुनिया में रोबोट का डिजिटल ट्विन बनाकर परीक्षण किया जाता है। मतलब गज़ेबो जैसे सिम्युलेशन सॉफ्टवेयर में? हाँ, गज़ेबो डेवलपर्स को एक पूरी 3D दुनिया देता है जहां गुरुत्वाकर्षण और घर्षण जैसे असली भौतिक नियम काम करते हैं। जब वहां सब सही चले तभी कोड असली हार्डवेयर पर डाला जाता है। ये तो बहुत ही सुरक्षित तरीका है।
तो अब जब हमें ये समझ आ गया है कि ये फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, तो अगला कदम है इस प्रयोगशाला को स्थापित करना। सेटअप की प्रक्रिया। हाँ, स्रोतों के अनुसार रॉस मुख्य रूप से उबुंटू पर काम करता है, जो लिनक्स पर आधारित है। तो मेरा सवाल ये है कि लिनक्स ही क्यों, विंडोज पर क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी कारण है। रॉस को काम करने के लिए अलग अलग नोड्स के बीच बहुत तेज और विश्वसनीय नेटवर्क संचार की जरूरत होती है। अच्छा। और लिनक्स का नेटवर्क स्टैक और प्रोसेस मैनेजमेंट इसके लिए एकदम अनुकूल है। अक्टूबर 2023 तक रॉस नोएटिक निंजामिस वर्जन सबसे स्थिर माना गया है, जो उबुंटू 20.04 के लिए है। एकदम सही। लेकिन इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया काफी लंबी लगती है। सिर्फ एक डाउनलोड बटन नहीं है, इसमें टर्मिनल कमांड्स की एक लंबी सूची है। हाँ, थोड़ा डराने वाला लग सकता है शुरुआत में। पैकेजेस में रॉस रिपॉजिटरी जोड़ना, फिर sudo apt की ऐड कमांड के जरिए कीज सेट करना। क्या ये सब महज एक डिजिटल साफ सफाई है या इसके पीछे कोई गहरा तकनीकी कारण है? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बहुत जरूरी है। लिनक्स में जब कोई नया रिपॉजिटरी जोड़ा जाता है तो सिस्टम को ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि डाउनलोड होने वाला सॉफ्टवेयर सुरक्षित है। मतलब किसी हैकर ने उसे बीच में बदला नहीं है? हाँ, ये एप्ट की कमांड उसी डिजिटल हस्ताक्षर की पुष्टि करता है। सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फिर sudo apt install ROS Noetic डेस्कटॉप फुल चलाने के बाद सिस्टम आ जाता है। लेकिन इसके बाद भी कुछ rostep init और rostep update जैसे कमांड्स हैं। ये निर्भरताओं यानी डिपेंडेंसीज को सुलझाने के लिए है। रोबोटिक सॉफ्टवेयर हवा में नहीं बनता। इसे काम करने के लिए सैकड़ों अन्य छोटी लाइब्रेरीज की जरूरत होती है। और setup.bash फाइल को सोर्स करना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक नक्शा देने जैसा है। सिस्टम को बताना पड़ता है कि रॉस के कमांड्स किस डायरेक्टरी में रखें। एक तरह से पर्यावरण को सेट करना। तो नक्शा मिल गया है, अब कैटकिन वर्कस्पेस की बात करते हैं। कैटकिन WS। हाँ, कोई भी नया कोड लिखने से पहले catkin_ws डायरेक्टरी बनानी होती है। उसमें सोर्स फोल्डर बनता है, फिर catkin make कमांड चलाया जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई। पूछिए। जब हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो हमें इस कैटकिन की क्या जरूरत है? पाइथन तो बिना किसी खास वर्कस्पेस के सीधे रन हो सकता है ना? ये एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल है। कैटकिन असल में रॉस का आधिकारिक बिल्ड सिस्टम है। ये सच है कि पाइथन को सीधे रन किया जा सकता है, लेकिन रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स में सिर्फ पाइथन नहीं होता। इसमें C++ का कोड भी होता है और सबसे जरूरी बात, इसमें कस्टम मैसेजेस होते हैं। कस्टम मैसेजेस वो क्या होते हैं? मान लीजिए एक सेंसर को तापमान और आर्द्रता दोनों का डेटा एक साथ भेजना है। इसके लिए एक नया डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो साधारण टेक्स्ट से काम नहीं चलेगा? नहीं, तो कैटकिन इन कस्टम डेटा टाइप्स को कंपाइल करता है और ये सुनिश्चित करता है कि C++ वाला नोड और पाइथन वाला नोड दोनों इस नए डेटा को समझ सकें। अब समझी। मतलब ये कैटकिन वर्कस्पेस एक फैक्ट्री फ्लोर की तरह काम करता है, जहां सारा कोड और डेटा असेंबल होता है। बिल्कुल। अगर फैक्ट्री का फ्लोर सही से सेट नहीं होगा तो कोई भी पार्ट एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा। तो अब हमारी ये डिजिटल फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। चलिए, इसमें रोबोट का पहला जीवित हिस्सा यानी टॉकर नोड बनाते हैं। चलिए। स्रोत के अनुसार कैटकिन क्रिएट पैकेज कमांड का उपयोग करके माई फर्स्ट पैकेज बनाया जाता है, जिसमें स्टैंडर्ड मैसेजेस, रॉसपाई और रॉस CPP जैसी डिपेंडेंसीज शामिल होती हैं। हाँ, ये पैकेजेस कैटकिन को बताते हैं कि भविष्य में कोड को बिल्ड करने के लिए किन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई एरर ना आए। और फिर स्क्रिप्ट्स फोल्डर में simple_node.py फाइल लिखी जाती है। असली काम तो इसी पाइथन फाइल में होता है। बिल्कुल। तो कोड की पहली लाइन है rospy.init_node और ब्रैकेट में टॉकर। ये नोड को सिस्टम में रजिस्टर करता है। और इसके बाद rospy.publisher ब्रैकेट में चैटर, फिर स्ट्रिंग और फिर क्यू साइज इक्वल टू 10। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। एनालॉजी का समय। हाँ, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो चैटर टॉपिक है ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह है? FM रेडियो की तरह। और हमारा टॉकर नोड एक रेडियो जॉकी है जो इस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। भले ही कोई रोबोट उसे अभी सुन ना रहा हो, लेकिन मैसेज ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये मॉडल बिल्कुल उसी तरह काम करता है। इसे पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल कहते हैं। लेकिन एक सेकेंड, हाँ, अगर ये रेडियो स्टेशन है तो ये क्यू साइज 10 का क्या मतलब है? अगर जॉकी बोल रहा है और कोई सुन नहीं रहा
तो क्या वो सारे अनसुने मैसेजेस कंप्यूटर की मेमोरी में जमा नहीं हो जाएंगे? और मेमोरी क्रैश हो जाएगी? इसी सवाल का जवाब क्यू साइज है। ये एक रिंग बफर की तरह काम करता है। रिंग बफर मतलब गोल गोल घूमने वाला बफर। कुछ वैसा ही। ये रॉस को निर्देश देता है कि सिर्फ 10 मैसेजेस का बफर रखो। अगर 11वां मैसेज आता है और जगह नहीं है तो सबसे पुराने मैसेज को डिलीट कर दो। ओहो, ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब सिस्टम कभी ओवरलोड नहीं होगा। बिल्कुल। इसके बाद कोड में एक लूप है, while not rosspy dot is shut down, और अंदर rosspy dot rate 1 का इस्तेमाल हुआ है। ये रेट 1 हर्ट्ज की है, मतलब हर सेकंड में एक बार मैसेज भेजना। और ये हेलो वर्ल्ड के साथ समय जोड़कर पब्लिश करता है। समय जोड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि रोबोटिक्स में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा डेटा किस मिलीसेकंड पर भेजा गया था। लॉगिंग के लिए ये अहम है। समझ गई। अब स्क्रिप्ट तैयार है। इसे रन करने के लिए लिनक्स में chmod +x का इस्तेमाल किया जाता है। ये लिनक्स का सुरक्षा फीचर है। कोई भी फाइल अपने आप रन ना हो जाए, इसलिए उसे एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, और फिर हम 2 टर्मिनल खोलते हैं। पहले टर्मिनल में हम चलाते हैं रॉस्कोर। सबसे जरूरी कमांड। हाँ, लेक कहता है कि जब तक ये रन नहीं होता कोई नोड काम नहीं करता। ऐसा क्यों? इस रेडियो नेटवर्क में रॉ स्कोर क्या है? कोई टावर है क्या? आप इसे मुख्य रेडियो टावर या एक टेलीफोन ऑपरेटर की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, रॉ स्कोर को रॉस मास्टर कहा जाता है। जब टॉकर नोट शुरू होता है तो वो सबसे पहले रॉ स्कोर के पास जाता है और कहता है, मैं चार्टर टॉपिक पर ब्रॉडकास्ट करने वाला हूँ। और अगर कोई सुनने वाला नोड आता है तो वो भी रॉ स्कोर से पूछता है। फिर रॉ स्कोर उन दोनों का मिलान करा देता है। एक बार कनेक्शन बन गया तो वे सीधे एक दूसरे से बात करते हैं। मतलब पीयर टू पीयर। तो दूसरे टर्मिनल में रॉस रन कमांड चलाते ही हमारा टॉकर नोड काम शुरू कर देता है। बिल्कुल, लेकिन हमने कोड के एक छोटे से हिस्से पर बात नहीं की। कौन सा हिस्सा? rospy.init नोड में हमने anonymous equal to true लिखा था। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि नोड अपनी पहचान क्यों छिपा रहा है? पहचान छिपा नहीं रहा, बल्कि नाम के टकराव से बच रहा है। नाम का टकराव मतलब? मान लीजिए एक रोबोट में 10 सेंसर लगे हैं। आप हर सेंसर के लिए एक ही कोड रन करना चाहती हैं, लेकिन रॉस में 2 नोड्स का नाम एक समान नहीं हो सकता। अच्छा, तो अगर मैं 2 बार टॉकर रन करूंगी तो पहला वाला बंद हो जाएगा? हाँ, सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। इसी से बचने के लिए anonymous equal to true का इस्तेमाल होता है। ये नोड के नाम के आगे एक रैंडम नंबर जोड़ देता है। जैसे टॉकर_123। एकदम सही। ये रॉस की मॉड्यूलरिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर मैं इसे समेटूं तो रॉस कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बस एक ऐसा सिस्टम है जो स्वतंत्र छोटे प्रोग्राम्स को एक साथ काम करने और संवाद करने की सुविधा देता है। इतनी जानकारी होने से रोबोटिक्स का डर ही खत्म हो जाता है। हाँ, जो तकनीक दूर की कौड़ी लगती थी वो चंद पाइथन कमांड से स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। क्या? आज हमने सिर्फ एक टॉटर नोड बनाया जो हर सेकंड एक छोटा सा मैसेज भेज रहा था, लेकिन अगर रोबोटिक्स की पूरी बुनियाद इसी बात पर टिकी है कि छोटे छोटे नोड्स लगातार संवाद करते हैं, तो जरा सोचिए जब एक असली अत्याधुनिक रोबोट जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में ऐसे हजारों नोड्स होंगे, तब क्या होगा? डेटा का एक भयानक तूफान आएगा। बिल्कुल। क्या भविष्य में रोबोटिक्स की सबसे बड़ी चुनौती बेहतरीन हार्डवेयर बनाना नहीं, बल्कि एक ही मिलीसेकंड में बात कर रहे हैं इन हजारों नोड्स के ट्रैफिक को संभालना होगी? ये बहुत ही सोचिए अगर एक भी जरूरी मैसेज ट्रैफिक में फंस गया तो रोबोट सीधे दीवार में जा घुसेगा। ये एक बहुत ही गंभीर और विचारोत्तेजक चुनौती है जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, इस विशाल नेटवर्क और ट्रैफिक के बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार तक नई तकनीकों को इसी तरह टुकड़ों में समझते रहिए।